शिक्षा जुहार सभी एक्टिव लर्नर्स को। हमारी धरती पर सारी एनर्जी सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से ये एनर्जी सनलाइट के थ्रू या फिर सूर्य प्रकाश के थ्रू हमें मिलती है। आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ हीट या फिर ऊष्मा का संचरण। उसमें हम लोग जानेंगे कि ऊष्मा क्या होती है या फिर हीट क्या होता है और ऊष्मा का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। हीट या ऊष्मा एक प्रकार की एनर्जी है। अगर हम किसी गर्म वस्तु को छूते हैं या किसी ठंडी वस्तु को छूते हैं तो हमें उसका तापमान महसूस होने लगता है। हॉट थिंग्स और कोल्ड थिंग्स में हम लोग उसके तापमान या टेम्परेचर को महसूस कर सकते हैं और ताप के अंतर या टेम्परेचर के डिफरेंस में गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण या फिर ट्रांसमिशन होता है। हीट या ऊष्मा की इकाई की बात करें या इसके यूनिट की बात करें तो हीट या ऊष्मा की एसआई यूनिट होती है जूल, जिसे जे से दर्शाया जाता है। इसे कैलोरी से भी नापा जा सकता है। जनरली जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग कैलोरी में मापते हैं और 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। अगर हम लोग ऊष्मा को सूत्र के रूप में या फार्मूला के रूप में दर्शाना चाहें तो ऊष्मा को Q या H से दर्शाया जाता है। तो Q या H इक्वल टू mc डेल्टा T होता है। यहां पर H हीट या ऊष्मा को दर्शा रहा है, m मास या द्रव्यमान को दर्शा रहा है, C स्पेसिफिक हीट या फिर विशिष्ट ऊष्मा को और डेल्टा T ताप के अंतर या फिर टेम्परेचर के डिफरेंस को दर्शा रहा है। आजकल छत्तीसगढ़ पीएससी जैसी परीक्षाओं में विमीय सूत्र या फिर डायमेंशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऊष्मा का विमीय सूत्र या हीट का डायमेंशन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होती है और ऊर्जा कार्य के बराबर होता है। कार्य का अगर हम लोग सूत्र देखें तो वो होता है बल इंटू विस्थापन, या फिर ऊष्मा वर्क के बराबर होती है, एनर्जी के बराबर होती है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब अगर हम लोग बल को देखना चाहें तो बल का मान होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, या फिर फोर्स को देखना चाहें तो फोर्स इज इक्वल टू होता है एक्सीलरेशन इंटू मास। अब अगर हम लोग इस पूरे सूत्र को सॉल्व करें तो हीट या ऊष्मा का डायमेंशन आता है m l का पावर 2 t का पावर -2, m l का पावर 2 t का पावर -2। तो ये होता है ऊष्मा का विमीय सूत्र m l का पावर 2 t का पावर -2। हम हीट और टेम्परेचर को जनरली एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊष्मा और तापमान हीट और टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है। ऊष्मा या हीट तापांतरण के कारण पैदा होता है, जबकि टेम्परेचर या तापमान एक मात्रक मात्र है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस करना चाहें तो हीट तापांतरण के कारण उत्पन्न होता है और टेम्परेचर जो है वह एक मात्रक है। हीट को जनरली Q या S से दर्शाया जाता है, जबकि टेम्परेचर को कैपिटल T से दर्शाया जाता है। हम लोग हीट की इकाइयां देखें या यूनिट देखें तो ये जूल और कैलोरी है, जबकि तापमान की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट है। जनरली हीट को कैलोरी मीटर से नापा जाता है और टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापा जाता है। तो चलिए आज के मुख्य टॉपिक की तरफ चलें, ट्रांसमिशन ऑफ हीट या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण मेनली 3 तरीके से हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। चालन, संवहन या फिर विकिरण के द्वारा। कंडक्शन जनरली ठोसों में होता है। कन्वेंशन जो है वह या फिर जो संवहन है वह फ्लूइड या फिर द्रव्य में होता है। और रेडिएशन या विकिरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए इन्हें एक एक करके डील करते हैं। तो चलिए आज के मुख्य टॉपिक की तरफ चलें, ट्रांसमिशन ऑफ हीट या फिर ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण मेनली 3 तरीके से हो सकता है: कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। चालन, संवहन या फिर विकिरण के द्वारा। कंडक्शन जनरली ठोसों में होता है। कन्वेंशन जो है वह या फिर जो संवहन है वह फ्लूइड या फिर द्रव्य में होता है। और रेडिएशन या विकिरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए इन्हें एक एक करके डील करते हैं। कंडक्शन ठोसों में होती है। चालन जो है वो सॉलिड्स में या फिर ठोस में होती है। जब किसी ठोस के 2 संलग्न भाग या एडजेसेंट पार्ट में टेम्परेचर का डिफरेंस या फिर तापमान का अंतर होता है तो ठोस के गर्म हिस्से से ठंडे हिस्से की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। इसी प्रोसेस को कंडक्शन कहा जाता है।
किसी भी पदार्थ के तापांतर या फिर टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण ऊर्जा प्रवाह की एक दर या फिर रेट ऑफ हीट जनरेट होता है ये एक क्वालिटेटिव मेजर है। ऊष्मा के प्रवाह की दर या रेट ऑफ हीट ट्रांसफर या फिर हीट करंट को H से दर्शा सकते हैं या Q से दर्शा सकते हैं, और H का मान क्या होता है, H इज इक्वल टू KA dt अपॉन dx, या फिर इसे दर्शा सकते हैं H इज इक्वल टू KA डेल्टा T से, या फिर H इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2। यहाँ H रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है या फिर ऊष्मा प्रवाह की दर है, K ऊष्मीय चालकता या फिर थर्मल कंडक्टिविटी है, A एरिया है, और डेल्टा T या फिर T जो है वो तापांतर को दर्शाता है या फिर टेम्परेचर के डिफरेंस को दर्शाता है। अब बात करें थर्मल कंडक्टिविटी की या ऊष्मीय चालकता की, जिसे K से दर्शाया जाता था। जिस पदार्थ की ऊष्मीय चालकता जितनी ज्यादा होती है वह ऊष्मा का उतना ही ज्यादा चालक होता है। जरा इस बॉक्स को देखिए, यहाँ पर मेटल्स की ऊष्मीय चालकता या फिर थर्मल कंडक्टिविटी का मान दिया गया है। अगर आप ऊष्मीय चालकता को देखें तो आयरन, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की ऊष्मीय चालकता बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मरकरी की तो इसकी ऊष्मीय चालकता कम है, इसीलिए मरकरी ऊष्मा का बैड कंडक्टर होता है। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो जरा इस टेबल को देखिए। नॉन मेटल्स में लकड़ी, वूल या फिर कांच आते हैं, और ये सभी के सभी ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते हैं। अगर आप एयर की बात करें तो एयर ऊष्मा का बहुत ज्यादा कुचालक होता है या फिर इंसुलेटर का काम करता है, क्योंकि एयर से कंडक्शन के द्वारा हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। चलिए गुड और बैड कंडक्टर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो ऊष्मा को आसानी से लेकर के गर्म हो सकते हैं, इसलिए उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है। वो ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। लेकिन अगर बैड कंडक्टर्स की बात कहें तो इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये ऊष्मा को ना आसानी से ग्रहण करते हैं और न ही गर्म होते हैं, इसलिए इन्हें बैड कंडक्टर कहते हैं। तो गुड और बैड कंडक्टर किन पर डिपेंड करते हैं? तो गुड और बैड कंडक्टर चार चीजों पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि पदार्थ की प्रवृत्ति या फिर मटेरियल पर। अगर वह मेटल है तो जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर वह नॉन मेटल है तो गर्म नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर आता है तापमान की प्रवणता या फिर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा पदार्थ उतनी ही जल्दी से गर्म होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो ऑब्जेक्ट गर्म नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा पदार्थ उतना ही धीरे से गर्म होगा। और चौथे नंबर पर आती है लंबाई। लंबाई जितनी ज्यादा होगी, आप सोच सकते हैं कि छड़ की लंबाई जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही धीरे धीरे गर्म होता है। तो ये थे गुड और बैड कंडक्टर का कॉन्सेप्ट। अब हम कंडक्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में देखें तो कंडक्शन के कौन कौन से उदाहरण होते हैं। कंडक्शन का पहला उदाहरण है मेटल रॉड का गर्म होना। मेटल की रॉड को जब हम गर्म करते हैं तो उसका एक सिरा गर्म होकर के जो ऊष्मा है वह दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगता है। यह कंडक्शन का ही एग्जाम्पल है या चालन का एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें रोटी पकाने वाले तवे की, तो रोटी पकाने वाला जो तवा होता है वह मेटल का बना होता है, क्योंकि मेटल हीट का गुड कंडक्टर होता है, जिससे वह जल्दी गर्म हो जाता है और रोटियां आसानी से पक जाती हैं। लेकिन रोटी पकाने वाला जो तवा होता है उसका हैंडल लकड़ी का बना होता है, क्योंकि लकड़ी एक तरीके का इंसुलेटर है और वह ऊष्मा का कुचालक होता है। इसी कारण से वह गर्म नहीं होता और हमारे हाथ जलने से बच जाते हैं। अगर आपके घर में आयरन प्रेस या इस्त्री होगी तो आपने देखा होगा कि उसका तला लोहे का बना होता है, क्योंकि लोहा आसानी से गर्म हो जाता है और हमारे कपड़ों की सिलवटें मिटा देता है। अगर आप ठंड में लोहे के चेयर पर बैठें तो वह आपको ठंडी लगती है, लेकिन अगर आप लकड़ी के चेयर पर बैठें तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर का कोई डिफरेंस नहीं होता है, तापमान का कोई असर महसूस नहीं होता है। यह भी कंडक्शन से ही होता है। आप जब गर्मी के दिन में ठंडी पानी की बोतल लेकर के चलते हैं तो उसके चारों तरफ कपड़ा लपेट देते हैं, क्योंकि इससे हीट का कंडक्शन धीरे धीरे होता है और पानी की बोतल देर तक ठंडी रह पाती है। हम ठंड के दिनों में मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी कंडक्शन के द्वारा हमें गर्म रख सके। ठंड के दिनों में एक मोटा कंबल ओढ़ने की बजाय हम दो पतले कंबल ओढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि दो पतले कंबलों के बीच में हवा की एक पतली परत रह जाती है। हवा की परत इंसुलेटर का काम करती है और वो हमारे शरीर की ऊष्मा को इन्वायरमेंट या वातावरण में जाने से रोक देती है। यह भी एक कंडक्शन का ही एग्जाम्पल है।
जो गांव के घर होते हैं उनकी जो रूफ टॉप होती है उसे थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में हीट कंडक्शन के द्वारा ऊपरी लेयर से नीचे लेयर तक नहीं आ पाती है, जिससे कि घर ठंडे बने रहते हैं। ये भी कंडक्शन का एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि घर की खिड़कियां कांच की बनी होती हैं। कांच हीट का बैड कंडक्टर होता है। इसके कारण ठंड के दिनों में जो हमारे घर के अंदर की ऊष्मा होती है उसे वह बाहर नहीं जाने देता, और गर्मी के दिनों में कांच की खिड़कियां बाहर का जो हीट होता है या ऊष्मा होता है उसे घर के अंदर नहीं आने देती है, जिससे घर ठंडा बना रहता है। ये कंडक्शन से ही संभव हो पाता है। चलिए अगला देखते हैं, कन्वेंशन। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, सीजीपीएटी या एग्रीकल्चर टीचर किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करके आप इस टॉपिक का और ऐसे ही कई और टॉपिक के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कन्वेंशन फ्लूइड्स में होता है या द्रव्य में होता है। द्रव्य का मतलब होता है या तो एयर या तो फिर लिक्विड। कन्वेंशन मोशन ऑफ मटेरियल या फिर पदार्थ की गति के कारण ही संभव हो पाता है। जरा सोचिए कि हम एक बर्तन में पानी उबाल रहे हैं तो नीचे का जो पानी होगा वह हीट एब्जॉर्ब करके लेस डेंस हो जाएगा या फिर कम घनत्व का हो जाएगा। ये बायोंसी फोर्स के कारण से होता है, और नीचे का पानी उठ करके ऊपर के हिस्से की तरफ आएगा और ऊपर का जो पानी है वह नीचे की तरफ जाएगा, और इससे पदार्थ का एक मोशन उत्पन्न होगा और ऊष्मा पूरे के पूरे बर्तन में फैल जाएगी, जिससे कि पानी उबल जाएगा। ये कन्वेंशन से ही हो पाता है। कन्वेंशन में ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल है। जहां ग्रेविटी नहीं होती वहां पर कन्वेंशन भी नहीं हो सकता। कन्वेंशन या संवहन जो है वो पदार्थ के बल्क फ्लो के कारण से होता है। कन्वेंशन या संवहन पदार्थ के बल्क फ्लो या फिर पदार्थों के मोशन या फिर पदार्थ की गति के कारण से हो पाता है। कन्वेंशन सिर्फ फ्लूइड्स में ही होता है। चलिए कन्वेंशन के उदाहरण या फिर एग्जांपल्स को देखते हैं। कन्वेंशन का पहला उदाहरण जो कि बर्तन में पानी का उबलना है, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। कन्वेंशन का दूसरा एग्जांपल गाड़ी का रेडिएटर है। गाड़ी के रेडिएटर को ऐसा बनाया जाता है कि उससे हीट पास होकर के या फिर संवहन या कन्वेंशन के द्वारा वह ठंडा हो जाए। अगर आप एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या वायुमंडलीय संचरण की बात करें तो वायुमंडल में हवा का संचरण भी कन्वेंशन के कारण से ही हो पाता है। जो नीचे की लेयर की हवा होती है वह गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, और दूर की जो ठंडी हवा होती है वह उसका स्थान लेने के लिए आती है। इससे ही हवा चलती है। इसे ही कन्वेंशन कहते हैं। अगर आप हवा और वायु में डिफरेंस करना चाहें तो हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ एयर को ही हम लोग विंड कहते हैं या फिर वायु कहते हैं। अगर आप लैंड और सी ब्रिज की बात करें, जो समुद्री हवा और स्थल हवा की बात करें, तो जरा सोचिए, जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ आती है और वह ठंडी होती है, लेकिन रात के समय जो हवा होती है वह स्थल मंडल से जल मंडल की तरफ बहती है। यह भी कन्वेंशन का ही एग्जाम्पल है। तो लैंड और सी ब्रिज किस प्रकार से होते हैं? स्थल मंडल ठोस होता है या फिर लिथोस्फीयर ठोस होता है, तो जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वह बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और उसकी हवा ऊपर उड़ जाती है। लेकिन जो ओशियन या फिर समुद्र होता है उसकी हवा उतनी गर्म नहीं हो पाती है, इसीलिए दिन के समय ओशियन से लैंड की तरफ हवा बहती है, जिसे कि सी ब्रिज कहते हैं। और अगर हम लोग रात की बात करें तो रात को जो लिथोस्फीयर या स्थल मंडल होता है वह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन समुद्र उतनी जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, तो हवा ठीक उल्टे लैंड से सी की तरफ बहती है। ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह भी कन्वेंशन या फिर संवहन के द्वारा ही हीट का फ्लो करता है। जरा सोचिए कि हमारा दिल लगातार धड़कता रहता है और इससे वह हमारे पूरे शरीर में ऊष्मा को फैलाता रहता है। इससे गर्मी के दिनों में हमें ज्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होती और ठंड के दिनों में हमें ज्यादा ठंड महसूस नहीं होती। अगर आप बात करें ट्रेड विंड की या व्यापारिक पवनों की, धरती पर सूर्य की किरणें विषुवत रेखा या इक्वेटर पर सीधे पड़ती हैं, जिससे कि वहां की हवा गर्म हो जाती है, लेकिन जो ध्रुव होते हैं उन पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती, जिससे कि वह गर्म नहीं होते, और ध्रुव से इक्वेटर की तरफ हवा चलती है, 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की तरफ हवा चलती है। इसे ही ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनों से पुराने जमाने में ट्रेड या फिर व्यापार हुआ करते थे, इसीलिए इसे ट्रेड विंड कहते हैं। अगर आप अपने लैपटॉप के बारे में सोचें तो लैपटॉप में भी फैंस लगे होते हैं या पंखे लगे होते हैं। इनका क्या काम होता है? लैपटॉप जब गर्म होता है तो ये संवहन के द्वारा
सारी की सारी गर्म हवा को बाहर फेंक देते हैं, जिससे कि हमारे इक्विपमेंट या लैपटॉप गर्म नहीं हो पाता। ये सभी थे कन्वेंशन के एग्जांपल्स। चलिए देखते हैं अब हम रेडिएशन को। तो ट्रांसफर ऑफ हीट या ऊष्मा के संचरण की तीसरी विधि का नाम है रेडिएशन या फिर विकिरण। इस कंडक्शन या चालन ठोस या फिर सॉलिड में होता है, विकंवहन या फिर कंडक्शन वह फ्लूइड या फिर द्रव्य में होता है। लेकिन रेडिएशन के लिए किसी भी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेडिएशन वैक्यूम में भी हो सकता है या फिर निर्वात में भी हो सकता है, इसीलिए सूर्य से धरती तक जो ऊष्मा है वह पहुंच पाता है। रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है। वह विद्युत चुंबकीय तरंगों के दोलन या फिर ऑसिलेशन के द्वारा विकिरण ऊष्मा को या हीट को हम तक पहुंचा पाता है। विकिरण ऊष्मा या हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाता है। रेडिएशन से निकलने वाली एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी कहते हैं। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो उससे जिस प्रकार से प्रकाश परावर्तित होता है उसी प्रकार से ऊष्मा भी परावर्तित होती है। जो पदार्थ जितना गहरे रंग का होता है वह उतना ही ज्यादा ऊष्मा को लेता है, जो जितना डार्क होगा वो उतना ही ज्यादा ऊष्मा को या हीट को एब्जॉर्ब करता है और उतनी ही आसानी से इसे रिफ्लेक्ट या फिर बाहर भी निकाल देता है। हर वस्तु या ऑब्जेक्ट रेडिएशन हीट को पार्शियल एब्जॉर्ब और पार्शियल रिफ्लेक्ट करते हैं। रेडिएशन में ब्लैक बॉडी का एक कॉन्सेप्ट आता है या फिर कृष्ण पिंडिका का एक कॉन्सेप्ट आता है। सोचिए एक ऐसे ब्लैक बॉडी के बारे में जो कि सारी की सारी रेडिएशन या फिर विकिरण को अवशोषित कर लेता है। थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली ब्लैक बॉडी पॉसिबल नहीं है। रेडिएशन के हीट को रेडियोमीटर के द्वारा नापा जा सकता है। रेडिएशन जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंफ्रारेड रीजन से होकर के हीट का ट्रांसफर करती है। क्योंकि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है, इसी कारण से यह नियरली प्रकाश की स्पीड से या फिर लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। जब हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत की थी तो सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी तक आने वाली ऊष्मा की बात की थी। ये भी रेडिएशन से ही पॉसिबल हो पाता है। ये रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। जरा सोचिए कि ठंड के दिनों में कहीं दूर आग लगी होती है या फिर कहीं भी आग लगी होती है तो हम तक एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से पहुंचती है और हमें गर्मी महसूस होने लगती है। यह भी ऊष्मा का संचरण है या फिर ट्रांसफर ऑफ हीट है, जो कि रेडिएशन से पॉसिबल हो पाता है। हम लोग गर्मी के दिनों में हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हल्का रंग जो होता है वो सूर्य के विकिरण ऊष्मा या रेडिएशन को कम अवशोषित करता है, जिससे कि हमें गर्मी कम लगती है। लेकिन ठंड के दिनों में हम गहरे और मोटे कपड़े पहनते हैं ताकि वह रेडिएशन को आसानी से ऑब्जर्व करे और हम गर्म रह सकें। चलिए थर्मस के बारे में सोचिए। अगर हम थर्मस में चाय भरते हैं तो वह किस प्रकार से गर्म रहती है। थर्मस में दो कांच की लेयर बनी होती है और दोनों कांच की लेयर के बीच में थोड़ी हवा छूटी होती है, जिसके कारण से उसकी एनर्जी रेडिएशन के द्वारा बाहर नहीं निकल पाती है। उसकी ऊष्मा थर्मस के अंदर ही रह जाती है और भी पदार्थ हम उसमें रखते हैं वह गर्म रहता है। अब थोड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बात कर लें तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कारण से हमारी पृथ्वी रात को भी गर्म रह पाती है। जरा सोचिए, दिन के समय सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी को गर्म रखता है, लेकिन जब हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है तो वह रात को विकिरण के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा को बाहर निकालती है और वातावरण से टकरा करके ये रेडिएशन फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इसी कारण से रातें ज्यादा ठंडी नहीं हो पाती हैं और इससे पृथ्वी दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म होने से और रात के समय बहुत ज्यादा ठंडा होने से बच जाता है। यह भी विकिरण या फिर रेडिएशन से ही संभव हो पाता है। खाना बनाने वाले पात्र की जो तली होती है उसे हम काले रंग से रंग देते हैं। क्यों? ताकि वह आग की ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन के थ्रू अवशोषित कर सके। माइक्रोवेव रेडिएशन की थ्योरी पर ही काम करते हैं या विकिरण की थ्योरी पर ही काम करते हैं। जब हम माइक्रोवेव में खाना पकाते हैं तो माइक्रोवेव्स के द्वारा जो रेडिएशन की एनर्जी है वह भोजन तक पहुंचती है या खाद्य पदार्थ तक पहुंचती है और वह गर्म हो जाता है। यह भी विकिरण या फिर रेडिएशन से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये सभी थे रेडिएशन के एग्जाम्पल्स। अब हम कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन, संवहन, चालन और विकिरण में अंतर को देखते हैं। कंडक्शन या फिर चालन जो है वह केवल ठोसों में होता है और ये ठोसों के मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण से होता है, जबकि कन्वेंशन फ्लूइड्स में होता है या फिर द्रव्य में होता है
और अगर हम देखें तो ये फ्लूइड्स के मास या फिर बल्क फ्लो के कारण से होता है। अब आखिरी नंबर पे विकिरण या फिर रेडिएशन जो है वह निर्वात या फिर वैक्यूम में होता है। इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो कंडक्शन है उसमें मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के कारण से कंडक्शन या फिर चालन हो पाता है, जिससे कि हीट का ट्रांसफर होता है। कन्वेंशन या फिर संवहन में फ्लूइड के बल्क फ्लो के कारण ही हीट का स्थानांतरण होता है। रेडिएशन में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण से रेडिएशन से हीट जो है वो एक पदार्थ से बाहर निकल करके इन्वायरमेंट में चला जाता है। अगर हम लोग कंडक्शन की बात करें तो यह एक धीमा प्रोसेस है, क्योंकि अगर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे गर्म होती है। लेकिन हम कन्वेंशन की बात करें तो यह एक मध्यवर्ती प्रोसेस है। लेकिन रेडिएशन लाइट की स्पीड से होता है, क्योंकि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा होता है। तो ये था कन्वेंशन, कंडक्शन और रेडिएशन या फिर संवहन, चालन और विकिरण में अंतर। अगर आपने किसी गर्म छड़ को खुले में छोड़ दिया होगा तो वह धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है। कोई भी गर्म चीज जब हम खुले में छोड़ देते हैं या इन्वायरमेंट में ओपन छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। इसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहा जाता है या न्यूटन के शीतलन का नियम कहा जाता है। अगर हम लोग एक एक्सिस पर डेल्टा टी को रखें और एक एक्सिस पर टाइम को रखें, एक एक्सिस पर टेम्परेचर को और एक एक्सिस पर टाइम या फिर समय को रखें, तो वह कुछ इस प्रकार के ग्राफ से दर्शाया जाता है कि समय के साथ में कोई भी गर्म वस्तु धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। इसे अगर हम लोग सूत्र के द्वारा दर्शाना चाहें या फार्मूला से दर्शाना चाहें तो इसे हम -dq/dt इज इक्वल टू k T2 - T1 है। यहां T2 - T1 डेल्टा टी या टेम्परेचर के डिफरेंस को दर्शाती है। तो ये था न्यूटन के कूलिंग का नियम या फिर न्यूटन के शीतलन का नियम। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।